हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इसमें एसएससी एमटीएस 2023 के इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा इसका लास्ट सेट है। 14 सितंबर का शिफ्ट 3 है। शिफ्ट 3 होने का मतलब हमारा ये एक फाइनल सेट हो जाएगा। 2023 का एमटीएस आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। सारे के सारे डिस्कशंस के पीडीएफ सारे वीडियोज़ के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है, और आपको परमानेंट पीडीएफ पाने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑफ पीडीएफ पर जाइए, क्लिक करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे। वहां सारे वीडियोस के पीडीएफ पड़े हुए हैं और उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको रोज़ मिल जाया करेगा पीडीएफ। ठीक है, दोपहर में ही मिल जाया करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो डिस्कशन कराया है ये एमटीएस 2023 का ही नहीं बल्कि 2021 का पूरा हो गया है। 22 भी कराया हूँ, तो 22 में कुछ कम हुए हैं, थोड़े बाकी रह गए हैं, तो वो जो बाकी रह गए हैं वो इसी के बाद ख़त्म करा दूंगा। ठीक है, और एमटीएस के अलावा सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो गया, स्टेनो का हो गया, सीपीओ का हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का हो गया, सब करवाया हुआ हूँ। बहुत सारे प्रीवियस पेपर के डिस्कशन है भाई, 22-23 दोनों मिलाओगे तो कम से कम ये 200-300 डिस्कशन होंगे। तो आपके डिस्कशन के लिए बहुत है, आपका मतलब पीडीएफ के साथ में डिस्कशन है। ठीक, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो सारे के सारे करिए। अगर आप स्टेनो देते हैं तो सीजीएल सीएचएसएल ये भी लगाइए, सीपीओ भी लगाइए। पेपर का लेवल करीब करीब एक जैसा होता है। फिलहाल वोकैब तो काम आएगी ही आएगी ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन हम लोग और देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर का। स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है, चलिए देख लेते हैं। हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन आई वॉज इन हाई स्कूल, ध्यान देना यहाँ पर वाज लगा हुआ है। जब मैं हाई स्कूल में था, आई पार्टिसिपेटेड इन सेवरल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो आई पार्टिसिपेटेड, देखो ये पास्ट भी हो गया, ये भी पास्ट है, तो यहाँ तक तो कम्बिनेशन इनका साथ साथ में ठीक चल रहा है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि सच है, जैसे कि डिबेट टीम हो गया और स्कूल न्यूज़पेपर हो गया। विच हेल्प मी डेवलप्ड, अब देखो विच हेल्प मी डेवलप्ड माई कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स। अब हाई स्कूल में था, वाज लगा हुआ है, पार्टिसिपेटेड जब हाई स्कूल में थे तभी पार्टिसिपेट किए। अच्छा, इन सारी एक्टिविटीज़ में जब पार्टिसिपेट किया तो आपका जो डेवलपमेंट हुआ वो प्रेजेंट में होगा कि उसी समय हुआ रहा होगा, तो उसी समय होगा पास्ट में। तो इन सारी एक्टिविटीज़ ने हेल्प किया, तो हेल्प किया, हेल्प प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में। ये भी क्या होना चाहिए था, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये भी पास्ट में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। और दूसरी बात, अब ये जो डेवलप्ड लिखा है डेवलप्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि हेल्प के बाद जब हम कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं, देखो एक रूल है कि हेल्प समबडी, ये हो गया समबडी। हेल्प समबडी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है ना, किसी को कोई काम करने में मदद करना। जैसे आई विल हेल्प यू फाइंड आउट द एरर, आई विल हेल्प यू फाइंडिंग आउट द एरर नहीं होगा, आई विल हेल्प यू फाउंड आउट द एरर नहीं होगा, आई विल हेल्प यू उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड आउट द एरर हो जाएगा। तो हेल्प समबडी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ हो गया विच हेल्प्ड मी डेवलप, ना कि डेवलप्ड। तो दो गलतियां हैं, एक तो हेल्प का हेल्प्ड होना चाहिए और दूसरा इस हेल्प डेवलप्ड की जगह डेवलप होना चाहिए। एरर फिलहाल कहाँ है, ये हेल्प मी डेवलप्ड, ये गलत हो गया। एक्चुअली हेल्प की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए थी, डेवलप की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। एरर आपका कौन सा हुआ, फोर्थ वाला हो गया। क्लियर है ना, शायद कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये सब्स्टिट्यूशन का। तो रेनफॉल, इंडियाज रेनफॉल विच इज पर्टिनेंट, ठीक, फॉर इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर। आगे देखो, द राइज इन टेम्परेचर इज प्लेइंग हैवक विद इंडियाज रेनफॉल। जो टेम्परेचर में राइज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, वो प्ले हैवक, प्ले हैवक का मतलब क्या होता है, विनाशकारी, बहुत ही डिवास्टेटिंग है। हैवक होता है ना विनाश, तो प्ले हैवक मतलब बहुत विनाशकारी इफेक्ट डाल रहा है इंडिया की रेनफॉल पर। इंडिया की रेनफॉल विच इज़ पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब रिलेटेड टू है, रिलीवेंट है फॉर द इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब बताओ इसमें क्या गलत हो गया है। ठीक है, दूसरे नंबर वाले में क्या गलत हो गया है। अब यहाँ पे जो रिलीवेंट पर्टिनेंट लिखा हुआ है ना, ये पर्टिनेंट वर्ड यहाँ पे सूटेबल नहीं लग रहा है। ठीक, इन्होंने कहा कि रेनफॉल जो कि इंडिया की एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलीवेंट है, ये नहीं ठीक है। बल्कि यहाँ पे क्या करोगे, वो रेन जो इंडिया की एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट या हमको सिग्निफिकेंट वर्ड चाहिए था यहाँ पर। अगर इम्पोर्टेंट मिल जाता है तो द बेस्ट है, सिग्निफिकेंट मिल जाएगा तब भी ठीक है।
आप देखो यहाँ लिखा है कि रेनफॉल हु, रेनफॉल के लिए भैया हु नहीं लगेगा, पहली बात तो हु गलत हो गया। रेनफॉल के साथ विच लग सकता है, यहाँ तक ठीक है। वाज नहीं लगेगा क्योंकि इंडिया के रेफरेंस में, इंडिया के एग्रीकल्चर के रेफरेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, इज ही होगा, तो वाज दो कट गए। अच्छा डिकेंट, डिकेंट यहाँ लगाओगे नहीं, ठीक है, डिकांट की मीनिंग ही नहीं सुटेबल हो रही है। विच इज सिग्निफिकेंट, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट का आ जाए तो ठीक है, तो ये है होगा कौन सा, चौथा वाला, क्लियर है, विच इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में आपको ये खाली जगह भरनी है। इस खाली जगह जो भरनी है इसमें सुटेबल क्या है, देखो ये 4 के 4 एडीएम दिए हुए हैं, ठीक ना। सिचुएशन देखो लिखा है कि विनिंग द चैंपियनशिप वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर द टीम। चैंपियनशिप जीतना टीम का ड्रीम था, टीम का सपना था, जो कि सच साबित हुआ। बट बीइंग अवार्डेड, ठीक, बट बीइंग अवार्डेड द MVP ट्रॉफी वाज डैश, वाज डैश, जीतना उनका सपना था, इस ट्रॉफी से अवार्डेड होना क्या था। आइसिंग ऑन द केक, अ कोल्ड टर्की, द सिल्वर लाइनिंग, अ बर्ड इन द बुश, क्या था। तो इसको आप क्या कह सकते हो, आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब हुआ जैसे आपको एक केक मिली, ये केक है आपकी, ठीक है, इस केक के ऊपर अगर आइस आइस डाल दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा बेनिफिट। केक एक बेनिफिट हो गया और केक के ऊपर आइस, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। तो ये ट्रॉफी जीतना तो उनका सपना था और ये ट्रॉफी पाना उनको क्या हो गया, केक पर आइसिंग, क्रीम, मतलब केक पर जैसे एक्स्ट्रा अलग से क्रीम मिल गई, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट या एक्स्ट्रा प्राउड मोमेंट हो गया इनके लिए। तो ये हो गया अ कोल्ड टर्की। व्हाट डू यू मीन बाय अ कोल्ड टर्की, इसको क्या कहते हैं हम लोग, द कोल्ड टर्की। इसका मतलब होता है ना जब कोई चीज़ अचानक से हो जाती है, ऑल ऑफ अ सडन, क्रमशः नहीं, धीरे धीरे नहीं, अचानक से हो जाती है। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है ना आशा की किरण, कहीं कुछ उम्मीद की किरण नजर आती है। बर्ड इन द बुश का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव, जिसको पाना आसान नहीं होता उसको कहेंगे। तो आइसिंग ऑन द केक रहा आपका आंसर, ठीक। चलिए अब आ गया आपका अफ्रेड ऑफ क्लोज स्पेस। साइमन इज अफ्रेड ऑफ क्लोज स्पेस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इसके लिए, कहीं सब्स्टिट्यूट दिया है लेकिन मतलब इसके लिए एक वर्ड लो। तो अगर आप अफ्रेड हैं तो ये फोबिया होगा, और क्लोज्ड स्पेस के लिए क्या लगाओगे, क्लाउस्ट्रो। क्या यूज किया जाता है, क्लाउस्ट्रो, ये लिखा है ना क्लाउस्ट्रो। उसके बाद डर के लिए तो फोबिया लगा, ये सारे में लगाओ फोबिया फोबिया फोबिया, ठीक है। अब क्लाउस्ट्रोफोबिया होगा जैसे क्लोज कंफाइन। सपोज करो कि कभी आप कहीं लिफ्ट में हैं, तो लिफ्ट में जब लिफ्ट बंद हो जाती है, ऊपर की ओर जाने लगते हैं, तो कुछ लोगों को डर लगता है उसमें, तो चारों ओर से बंद जगह होती है ना, कोई दरवाज़ा भी नहीं होता, तो उसको कहते हैं क्लाउस्ट्रोफोबिया, डर, बंद जगह से डर। इकोफोबिया, तो देखो ये जो इको वर्ड है ना, वो किससे बना हुआ है, इकोनॉमी नहीं है, ये इकोलॉजी से बना हुआ है। इकोलॉजी में तो पारिस्थितिकी, पर्यावरण, तो एटमॉस्फेयर, अपने आसपास के वातावरण से अगर किसी को डर लगता है तो इकोफोबिया कहा जाता है। अभी आ गया जेनोफोबिया। तो जेनो वर्ड यूज़ किया जाता है स्ट्रेंजर्स के लिए, होता है अजनबियों के लिए, अपरिचितों के लिए। तो अगर आपको किसी अपरिचित और अनजान व्यक्ति से डर लगता है तो आपको क्या लग रहा है, जेनोफोबिया है। और हाइड्रो क्या होता है, पानी होता है, तो हाइड्रोफोबिया क्या होगा, पानी से डर लगता है। क्लियर हुआ, तो चारों ऑप्शन हो गए। अच्छा, आपको सारे फोबियाज अगर जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में देखोगे वोकैब वाले में, तो या प्लेलिस्ट पे हमारी सर्च कर लो, हमारे पूरे वीडियो में चैनल पे सर्च कर लो फोबियाज, ऐसे डाल देना फोबियाज। तो फोबियाज, उसमें जितने भी फोबिया होते हैं और ख़ास तौर से जो इम्पोर्टेंट है उसमें बहुत से हमने करवा रखे हैं, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में देखो करना क्या है, यहाँ भी इडियम्स ही इडियम्स दिए हुए हैं, लेकिन देखना है कि कौन सा इडियम सुटेबल लगेगा। एक सिचुएशन दी है कि इफ़ पीटर सेड ही वुड गेट दैट बुक फॉर यू, तो ही विल डू इट, और ही ऑलवेज डैश। मतलब कह रहे हैं कि अगर पीटर ये कहता है कि वो आपके लिए किताब ला देगा, तो ये ला देगा, क्योंकि वो अपने वादे का पक्का होता है, तभी तो होगा ना, यही मतलब आएगा। तो वादे का पक्का क्या लगाते हैं, कीप्स हिज वर्ड, ट्रू टू हिज वर्ड। एक होता है ना ट्रू टू वर्ड, ट्रू टू वर्ड का मतलब क्या हुआ, पक्का, ठीक है। और कीप वर्ड का मतलब क्या हुआ, कीप वंस वर्ड। देखो वर्ड लिखना था, हमने वर्क लिख दिया है,
तो कीप ओन्स वर्ड का मतलब होता है अपने वादे को निभाना, और ट्रू टू वर्ड मतलब वादे का पक्का। तो चाहे कीप वाला लिखा हो चाहे ट्रू वाला लिखा हो तो कोई बात नहीं है। चलिए, तो अब वो अपने वादे का पक्का है, तो ये हो गया कीप हिज वर्ड। फिर एक बार समझो, अगर पीटर आपसे कहता है कि वो आपको ये किताब ला देगा तो वो ला देगा क्योंकि अपने वादे का पक्का है। बाकी जो बचे हुए इनकी मीनिंग समझो। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ मतलब किसी को एक हाथ की दूरी पर रखना। तो किसी को एक हाथ की दूरी पर रखने का मतलब हुआ कि आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, आप उससे दूरी बना रहे हैं, आप उसको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होता है किसी से थोड़ा दूर दूर रहना, किसी को अवॉइड करना, ये हो गया। कीप अंडर हिज हैट, तो अगर टोपी के नीचे, हैट के नीचे कोई चीज़ रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कीप अ सीक्रेट। आप किसी बात को क्या रख रहे हो? सीक्रेट रख रहे हो। ठीक है, टोपी के नीचे रखोगे तो छुपा के रखोगे ना, तो कीप हिज सीक्रेट होगा। कीप हिज शर्ट ऑन, तो देखो कि शर्ट को ऑन रख, शर्ट कोई पंखा थोड़े नहीं कि उसको ऑन रखेंगे। लेकिन अगर लिखा है कि कीप हिज शर्ट ऑन तो इसका मतलब क्या होता है? स्टे काम। स्टे मतलब क्या हुआ? अब बने रहें काम। काम को मतलब एकदम शांत, आपको गुस्सा उस्सा नहीं आ रहा है, आप एकदम से शांत बने हुए हैं, उसको कहते हैं ही कीप्स हिज शर्ट ऑन। तो हमेशा शांत रहता है, काम रहता है। नेक्स्ट में आ जाओ जरा बेटा, 6 नंबर पे तो यहाँ खाली जगह दी हुई है। देखो इसके लिए क्या लगेगा? फिर 4 इडियम दिए हुए हैं, खूब इडियम पूछा है, फिर 4 इडियम है। देखो क्या लिखा है? समीरा हैज़ बीन इन डैश सिंस शी गॉट सेलेक्टेड फॉर अ हाईली पेड जॉब एट मल्टीनेशनल कंपनी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसको हाईली पेड जॉब मिली है, मतलब 80-90 हज़ार या 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी है। तो समीरा हैज़ बीन इन डैश, कहाँ इन? तो बहुत खुशी होगी, तो क्या होगा? बहुत खुशी के लिए इन 7th हेवन, या इन 7th हेवन कर दो, या ऑन क्लाउड 7 कर दो, या ऑन क्लाउड 9 कर दो। तो ये होते हैं ना, ऑन क्लाउड 7, ऑन क्लाउड 9, इन 7th हेवन। ये होता है ओवरजॉयड, बहुत खुश हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये रहा आपका आंसर। अभी लिखा है हैड बीन इन द डार्क। इन द डार्क मतलब होता है किसी से कोई बात छुपा के रखना, उसको अंधेरे में रखना। कोल्ड डे इन जुलाई, अब भैया कोल्ड डे इन जुलाई का मतलब होता है, देखो जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है, जुलाई में जाड़ा नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोल्ड डे इन जुलाई का मतलब नेवर, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आई विल रिटर्न योर बुक ऑन द कोल्ड डे इन जुलाई। तो इसका मतलब हुआ आप ये कहना चाहते हो कि ना तो जुलाई में कोल्ड डे होगा और ना हम किताब लौटाएंगे। मतलब क्या हुआ? ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ऐसे एक कहावत है ना, तो वही होगा। हिंदी में कहावत होगी, सुना होगा आप लोगों ने, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मतलब हुआ ना जुलाई में कोल्ड डे होगा ना हम किताब लौटाएंगे। क्लियर हो गया ना, समझ गए होगे। ऑल द रेज, तो ऑल द रेज इसका क्या मतलब होता है? ऑल द रेज का मतलब होता है वेरी पॉपुलर। ठीक, कोई क्या है? बहुत ही पॉपुलर है, बहुत फेमस है, उसके लिए यूज करते हैं ऑल द रेज। ठीक, आंसर आपका 3rd वाला हुआ। अब चलें अगले पे। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें एरर निकालनी है आपको। द ट्विंस आर, ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं। द ट्विंस आर ऑफन टोल्ड दैट दे आर रिजेंबलिंग ईच अदर। देखो ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, किसी से मिलता जुलता होना, अपीयर, लुक, सीम, साउंड, रिजेंबल, ये कंटिन्यूअस नहीं होता। देखो ये परमानेंट चीज़ होती है। 2 बच्चे एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, तो ये थोड़ी देर के लिए होंगे कि परमानेंट होंगे? बताओ, ये तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे ना, मिलते जुलते रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि पंखा चला दिया 4 घंटा चलेगा तो फैन इज रनिंग है, तो फैन इज रनिंग जैसा थोड़ी देर का काम नहीं है कि दे आर रिजेंबलिंग टू ईच अदर। नहीं, दे रिजेंबल ईच अदर, ये कंटिन्यूअस में नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? दे रिजेंबल ईच अदर। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। और कौन कौन सी वर्ब है जो नॉन कंटिन्यूअस होती हैं? अगर ये जानना चाहते हो तो हमारा जो टेंस वाली प्लेलिस्ट है, टेंस वाली प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, उसका टॉपिक ही, टाइटल ही है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। तो उसमें देख लेना, ढेर सारी वर्ब है जो कभी कंटिन्यूअस में नहीं हो सकती, जैसे सीम है, अपीयर है, लुक है, रिजेंबल है, साउंड है। और इसमें इंक्लूजन वाला होता है, इंक्लूड है, कंसिस्ट है, हैव है। ठीक है, ये सब कंटिन्यूअस में नहीं आती है। नो है, अंडरस्टैंड है, एग्री है, एक्सेप्ट है, ये सब बहुत सारे, उसमें ढेर सारा बताया। मैं इसमें सारा, इतना टाइम नहीं है ना कि मैं सारा बताने लगूँ, तो आप समझ जाइएगा वो। तो इसमें कौन सा गलत हुआ? ये सी वाला हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में करना क्या है? वही दैट कैन सब्सटीट्यूट, अंडरलाइन कितना क्या किया हुआ है? ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन। ओहो, ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन। देखें यहाँ क्या गड़बड़ है भाई, बिना सेंटेंस पढ़े तो नहीं समझ में आएगा ना।
चलो, अवंडर इन द प्लांट किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम मतलब पौधों की दुनिया में। अवंडर इन द प्लांट किंगडम, द ग्रेट बनियान ट्री ऑफ द AJC बोस बोटेनिकल गार्डन एट शिवपुर, ठीक है ना, एट शिवपुर इन हावड़ा, ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। मुझे लगता है इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक, इसमें कोई एरर नहीं है, तो क्या होना चाहिए, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्लियर। जब देखो हम तुम्हें समझा तब पाएंगे जब कोई गलती होगी, जब कोई गलती नहीं हो तो हम समझाएंगे क्या कि ये इस वजह से नो एरर है। सारा ग्रामर देख रहा हूँ, ग्रामर चेक कर रहा हूँ, तो सबका सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 9 नंबर में। 9 में देखते हैं कोई गलती मिल जाती है। अच्छा, ये तो स्पेलिंग एरर का है, तो पहले स्टेटमेंट वाला देखिए। ये नॉलेज KNOWLEDGE, ये सही है, नॉलेज अवेयरनेस, AWARE, अबाउट माई टाउन सेल्फ, ओन सेल्फ, हैज़ टू प्रीसीड की गलत हो गई, एक वर्ड सिंगल ई होना चाहिए। माई नॉलेज ऑफ द थिंग्स अदर देन मी, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें स्पेशली गलती क्या हो रही है, ये प्रीसीड की गलती है, PRECE होना चाहिए ना, इसकी जो स्पेलिंग होती है PRECEDE होना चाहिए। अब चलो एक तरफ से देखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा, KNOWLEDGE, अवेयरनेस अबाउट में, तो प्रीसीड यहाँ पर भी गलत है, सब प्रीसीड ही देख लो पहले, प्रीसीड तीनों में गलत है। PRECEDE ये प्रीसीड होता है, PRECEDE ये प्रीसीड होता है, तो तीनों में प्रीसीड की स्पेलिंग गलत है, एक ही में सही है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन ले लो। क्लियर है, क्या करना है और ज़्यादा, मतलब उसमें और में निकलेगी गलती। जैसे देखें यहाँ पे अवेयरनेस में सिंगल एस लगा दिया, ये भी गलत हो जाएगा। ढूंढेंगे तो ढेर सारी मिलेंगी, लेकिन हम ढूंढें क्यों जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। इसमें आपको साइनोनियम बताना है, किसका बताना है, मैग्निफिसेंट का। मैग्निफिसेंट का मतलब जानते हैं क्या होता है, एकदम शानदार, आलीशान, बोलते हैं ना, क्या शानदार बंगला है, क्या आलीशान बंगला, क्या आलीशान घर है, उसी को कहते हैं मैग्निफिसेंट, मतलब ग्रैंड एकदम कह सकते हो, एकदम हो गया ग्रैंड। और एक वर्ड और लगा सकते हो, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड ये होता है शानदार, आलीशान, वैभवशाली, मजेस्टिक हो जाएगा। ग्लोरियस, हाँ देखो आ गया ना, एक वर्ड आ गया ग्लोरियस, ग्लोरियस होता है ना एकदम ऐश्वर्यपूर्ण, वैभवशाली। जस्टिफाई होता है किसी बात को आप सही साबित कर रहे हैं। हाईएस्ट तो जानते ही हो, मॉडेस्ट विनम्र होता है। आंसर आपका सेकेंड वाला हुआ। चलो इसमें बहुत समय नहीं देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। एंटोनियम बताना है किसका, अंडरलाइन वर्ड का। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, सर्विस में प्रोवाइड कराना। वी रिक्वेस्टेड ग्रैंड मदर टू एक्सटेंड हर विजिट, हमने दादी माँ से रिक्वेस्ट की को अपनी विजिट को क्या करें, एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड मतलब थोड़ा आगे के लिए बढ़ा दें, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, आगे के लिए बढ़ाने का मतलब क्या होगा, छोटा कर दें, कम कर दें। बिवेल तो विलाप करने के लिए होता है, मतलब दहाड़े मार मार के रो रहे हैं, ये वाला यहाँ लगेगा नहीं। करटेल का मतलब क्या होता है, कम करना। जैसे इतनी बड़ी चीज़ है, इसको यहाँ से काट दिया, इतनी बड़ी कर दिया, तो करटेल कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। एक्सटेंड मतलब बड़ा करना होता है, तो कर्टन मतलब छोटा करना होगा, तो एंटोनिम तुम्हारा यही हो गया। इम्पेरिल क्या होगा, तो पहले आप रूट वर्ड ले लो, पेरिल। पेरिल का मतलब क्या होता है, कई बार बोल चुका हूँ, डेंजर। आज एक ही वर्ड बताएंगे, पेरिल मतलब डेंजर, ठीक है। अब इसके पहले इम लगा दिया, तो इम्पेरिल का मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, किसी को खतरे में डालना। या आप डेंजर को अगर आप वर्ड बनाओगे, एंडेंजर हो जाएगा, ठीक है। तो ये असेल का मतलब होता है किसी पर अटैक करना, आक्रमण करना, हमला करना, ठीक है। आंसर क्या हुआ आपका, कर्टेल हुआ। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में यही अंडरलाइन किया हुआ है और कह रहे हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है, और करना ही करना है, क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन को कोई ऑप्शन नहीं है। इट हैज़ रेनिंग, भैया देखो हैज़ के बाद आईएनजी फॉर्म तो लगता नहीं, कभी किसी कीमत पे नहीं लग सकता, ये तो आप लोगों का भी हो गया होगा। देखना है कि इट इज़ रेनिंग होगा या इट हैज़ रेन्ड होगा। अगर हैज़ सही है तो रेन्ड होगा, अगर रेनिंग सही है तो यहाँ पे इज होना चाहिए। अब ये पता चलेगा जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे। इट हैज़ रेनिंग वेरी हार्ड एंड ही हैज़ अ वेरी लार्ज अम्ब्रेला टू कीप ऑफ द रेन ड्रॉप्स। अच्छा, ही हैज़ अ लार्ज अम्ब्रेला, तो इट इज़ रेनिंग होगा, कंटिन्यूअस होगा ना। अगर इट हैज़ रेन्ड, बारिश हो चुकी है, बस या एक बात, तो अगर बारिश हो चुकी है तो हमें छाते की क्या ज़रूरत है, बारिश की बूंदों को दूर रखने के लिए। मतलब बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो क्या होगा, इट इज़ रेनिंग होगा, ठीक है ना। क्लियर है। इट शैल रेन फ्यूचर में होगा तो क्या ज़रूरत है, ठीक।
तो ये इट इज़ रेनिंग, प्रेजेंट टाइम में बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 13 में, क्या करना है, स्पेलिंग एरर। अच्छा, स्पेलिंग एरर तो पहले इसमें देखो एप्लीकेशन में एक आई गड़बड़ होगा, APPLI होता है। एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, देखो ये फिजिक्स की स्पेलिंग गलत है, PHYSICS होता है। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री की स्पेलिंग गलत है। और आवर डेली लाइफ में DAILY होता है। कितनी गलतियाँ यार, तुम्हें तो भरमार हैं। हैव हायर विजिबिलिटी, ये तो कोई विजिबिलिटी की भी गलत है, विजिबल देन दोज ऑफ बायोलॉजी, हाँ ठीक है, बाकी और सब ठीक है। इतनी गलतियाँ देखो, तो जहाँ पर भी कोई चीज़ गलत मिल जाए उसको उड़ा दो, बाकी सब सही हो जाएगा। विजिबिलिटी इसकी गलती हो गई, LI होगा, एक निकल गया इसमें, ठीक है। अब दूसरे में देखो, एप्लीकेशंस में डबल आई लगा हुआ, छोड़ो, यही छोड़ दो, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ एप्लीकेशन में TION होना चाहिए था, SION लिखा है। तो 3 पहले, दूसरे और तीसरे में गलती मिल गई, तो चौथे पे आँख मूंद कर लगा दो। और चेक करना चाहो, देखो ये एप्लीकेशन की स्पेलिंग सही है, फिजिक्स की भी सही है, केमिस्ट्री की भी सही है, डेली की भी सही है, हाँ विजिबिलिटी की भी सही है, सारी सही है। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 4 वाला। तो भयानक क्वेश्चन दिया था इन्होंने। 14 नंबर में आ जाओ, इसमें फिर वही एरर है। देखो लिखा है कि द कॉलरा इज़ अ फ्राइटफुल डिजीज़, कॉलरा एक डरावना, एक भयानक बीमारी है। अच्छा एक बात बताओ जी, इस बीमारी को जब हमने कॉलरा लिखा है तो कॉलरा को किसी पर्टिकुलर सेंस में लिखा है या फिर यूनिवर्सल सेंस में लिखा है? जब हम ये कहते हैं कि कॉलरा एक डरावनी बीमारी है तो इसका मतलब वो हम इसको एक यूनिवर्सल सेंस में बोल रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर के लिए बोल रहे हैं, एक कॉमन सेंटेंस है, कहीं किसी पर्टिकुलर रेफरेंस में नहीं बोल रहे हैं। जैसे 2016 का कॉलरा कहें, ऐसा नहीं हुआ, या ये कहें कि जो कॉलरा जो पिछले साल फैला था, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं है। कॉलरा यहाँ पर जनरल सिचुएशन में यूज़ किया गया है, यूनिवर्सल सिचुएशन में यूज़ किया गया है, तो इसके पहले द नहीं लगना चाहिए। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ डिजीज इफ इट इज़ यूज्ड इन जनरल सेंस इन यूनिक एप्लीकेशन। तो जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन में होगा उसमें कॉलरा के पहले दा नहीं लगना चाहिए, कि किसी बीमारी पर नहीं। एक वर्ड है, केवल एक मीजल्स नाम की बीमारी है जिसके पहले दा लगता है, अदरवाइज किसी के पहले दा लगता नहीं है जनरल सेंस में। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 3 वाला हो गया। अब आगे आ जाओ 15 नंबर में। 15 नंबर में ये खाली जगह भरना है। खाली जगह भरना है तो चलो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो भर नहीं लोगे, तो पहले पढ़ो। लिखा है द स्क्रैचेज ऑन हर हैंड्स, कोई लड़की है उसके हाथ पर कुछ स्क्रैचेज हैं, खरोच के निशान हैं। वर क्लियर साइंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस के एकदम साफ साफ सबूत थे वो, उसके हाथों पर जो स्क्रैचेज खरोचों के निशान थे। आगे लिखा है वायलेंस, लिखा ना डोमेस्टिक वायलेंस, और अब खाली जगह है तो कुछ ऐसा ही और चीज़ आनी चाहिए। एंड सेड दैट सी गॉट स्क्रैच्ड बाई बार्ब्ड वायर फेंसिंग, ओहो, लड़की ने ये कहा कि सी गॉट स्क्रैच्ड, उसको ये खरोचे आई हैं, बाई बार्ब्ड का मतलब होता है नुकीले, देखिए नुकीले तारों से आई है, उसको ये वायर हो गया ना तार, फेंसिंग के जो 4 दीवारी के जो नुकीले तार हैं उससे उसको खरोचे आई हैं। मतलब लड़की झूठ बोल रही। पहले कहा गया कि उसके हाथ पर जो खरोचों के निशान थे डोमेस्टिक वायलेंस के साफ साफ सबूत हैं, और बाद में कहा जा रहा है कि एंड उसने ये कहा कि उसको ये हाथ पर खरोचों के निशान नुकीले तारों से आए हैं। तो इसका मतलब इसके पहले वो झूठ बोल रही है, तो इसका मतलब हुआ येट से लाइड। फिर भी उस लड़की ने झूठ बोला। अब येट से लाइड, और लाइड के बाद क्या और क्या लगा दो, एंड सेड कि उसको ये खरोचे तार से आई हैं, तो ये 3rd वाला लगेगा, ठीक है ना। वायलेंस एंड पॉवर्टी के निशान नहीं है वो ना, एंड सेड दैट, अब यहाँ वायलेंस के साथ पॉवर्टी क्यों लगाओगे, और लिखा वायलेंस डन व्हाइल अगो, नहीं, यहाँ तो ये ना कि बाद में एंड से जोड़ना है हमें एक वाक्य जिसमें एंड के बाद उसने झूठ बोला है, तो एंड के पहले भी झूठ बोलने वाला सेंटेंस ले आओ, तो ये वाला लगेगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, 16 नंबर पे आओ। राहुल से सिस्टर सेज दैट माई ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, राहुल की बहन ये कहती है कि उसका भाई शहर का सबसे अच्छा डांसर है। माई ब्रदर इज यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि यहाँ से इज लगा है, प्रेजेंट में है से तो इज लगेगा, और इन द सिटी की बात हुई तो द बेस्ट डांसर होगा। तो इसमें फिलहाल मुझे कोई कमी तो नज़र नहीं आ रही है। ओहो हो, माई गलत हो गया, मैं यहाँ पे ध्यान ही क्यों नहीं किया, मैं वर्ब पर ही क्यों फोकस रह गया। चलिए अब बताता हूँ आप लोगों को, गलती तो है जठाकुर। तो माई देखो, राहुल सिस्टर सेज दैट,
माई ब्रदर, क्यों ये राहुल की बहन के लिए लगा हुआ है, तो माई शुड हैव बीन हर, हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर। हाँ अब सही हुआ, हर ब्रदर, तो हर ब्रदर वाज नहीं होगा, हर ब्रदर इज द बेस्ट डांसर इन द सिटी, ये होगा। वाज तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर सेज प्रेजेंट में है तो हम पास्ट नहीं करेंगे, उसको प्रेजेंट में ही रखेंगे, तो ये दूसरा वाला आंसर हो गया। ठीक है ना, गलती करते करते बच गए। ठीक, आ जाओ 17 में। 17 में देखो 4 वर्ड अंडरलाइन है, ये इज अंडरलाइन है, कोल्ड अंडरलाइन है, और इट लगा है, और वाज लगा है। ठीक है, क्या गलत है इनमें से? द वेदर इज कोल्ड टुनाइट देन इट वाज यस्टरडे। अच्छा, जब देन लगाओगे तो ये कोल्डर होगा ना, देन लगाओगे तो कोल्डर लगाओगे कि नहीं लगाओगे, तो ये होगा कोल्डर होना चाहिए। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में। 18 में ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है किसी को विश करना, किसी को शुभकामना देना, गुड विश, वेल विश, किसी के लिए आप अच्छी विश कर रहे हैं, किसी के लिए प्रे कर रहे हैं। ठीक है ना, तो गिव अप हो गया, और हर्ट योर सेल्फ हो गया, परफॉर्म वेल हो गया, मेक अ मिस्टेक हो गया, नेगेटिव हो गया, मेक अ मिस्टेक, हर्ट योर सेल्फ नेगेटिव हो गया। ठीक, आई होप यू ब्रेक अ लेग एट योर परफॉर्मेंस टुनाइट। तो ब्रेक अ लेग एट योर परफॉर्मेंस टुनाइट मतलब ये विश कर रहे हैं ना, गुड लक कहते हैं ना इसको, गुड लक मतलब अच्छे सौभाग्य, एक बढ़िया काम के लिए, तो यही हो गया। फिर परफॉर्म वेल लगेगा, पॉजिटिव सेंस का वो वर्ड है। आगे आ जाओ 19 नंबर में, देखते हैं क्या 19 नंबर में। वही रेक्टिफाइज द अंडरलाइंड, मतलब गलती है कुछ, यहाँ पे लिखा हुआ अग्रेसिव, अग्रेसिव में कुछ गलत है, तो अग्रेसिव की तो हमको स्पेलिंग ही गलत नज़र आ रही है। अच्छा, ये स्पेलिंग का मैटर है, चारों में वही लिखा हुआ। तो अग्रेसिव की स्पेलिंग क्या होती है? देखो, पहले AGG होगा, फिर RE होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, SS करना पड़ेगा। अग्रेसिव की स्पेलिंग ये होती है। IVE लगा ही लोगे, उसमें बताने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो अग्रेसिव की स्पेलिंग कौन सी है, मैं पूरा ही कर दूं। अग्रेसिव ये AGGRESSIVE फर्स्ट वाला होगा। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? ऑफेंसिव होता है। अग्रेसिव का मतलब क्या होगा? ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब क्या हो गया? आक्रामक। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े आक्रामक मोड में रहते हैं हमेशा, वो होता है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आओ भैया, देखो ये रहा 20 नंबर का क्वेश्चन। अब 20 में क्या करना है, देखो साइनोनिम ऑफ द अंडरलाइन। अंडरलाइन क्या है? ग्रिट लिखा हुआ है, ग्रिट, और इसका साइनोनिम बताना है। लिखा है शिया हैज़ मोर ग्रिट देन हर अदर सिबलिंग्स। अपने दूसरे भाई बहनों से ज़्यादा क्या है इसके अंदर? करेज है। ठीक है ना, लेवल नहीं, करेज। ग्रिट का मतलब क्या होता है? साहस, हिम्मत, करेज। ठीक है, चलो अब 21 से लेकर के 25 में क्या होगा? वही पुरानी कहानी, एक पैराग्राफ, पैराग्राफ में 5 खाली जगहें होंगी, उनके लिए एक एक ऑप्शन होगा। चलिए, तो पहले पढ़ना तो पड़ेगा इसको, बिना मतलब समझे तो लगा नहीं पाओगे। ईच essay इज सेट डैश अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड एंड मेड सिंपलर बाय प्रोवाइडिंग डैश समरी एंड क्रिटिकल कमेंट्री, शॉर्ट नोट्स on textual issues and dash of important critical and theoretical issues under the heading essay topics। यहाँ जाके वाक्य पूरा हुआ है, ये लगातार चलता रहा। इन्होंने कहा कि जो एक एसे होता है, जो एक एसे होता है वो किस पर सेट किया जाता है? सेट होता है वो अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड। भाई एसे का बैकग्राउंड क्या होगा, और उसको बहुत ज़्यादा सिंपल किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग डैश समरी, एक एक्यूरेट समरी और क्रिटिकल कमेंट्री लास्ट में दे दी जाती है, और शॉर्ट नोट लिख दिए जाते हैं, कुछ टेक्सुअल इशूज़ होते हैं, तो उनके आधार पर उस एसे को क्या किया जाता है? थोड़ा इजी कर दिया जाता है, थोड़ा सिंपल बना दिया जाता है, ताकि आराम से वो समझ में आ जाए। फिर यहाँ लिखा है 4 नंबर पर, डैश ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म इन द लिटरेचर इज गिवन एट द एंड एंड मीन्ड टू सर्व एज रेडी रेफरेंस। ठीक, आगे लिखा कि द बुक विल कैटर। कैटर का मतलब यहाँ क्या होता है? प्रोवाइड करना। कैटरिंग होती है शादी ब्याह में, देखते हो कि जो खाना वाना बनाते हैं, तो कैटर का मतलब क्या होता है? वो लोग भोजन प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ कैटर का मतलब जैसे बुक आपको कोई सुविधा प्रोवाइड करे तो कैटर, जैसे हम आपको क्या करें, हम आपको प्रीवियस पेपर कैटर कर रहे हैं, तो ये कैटर करना होता है। दिस बुक विल कैटर द डैश ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर एंड टीचर्स टीचिंग दिस कोर्स। ये दोनों लोगों को सुविधा प्रोवाइड हो जाती है। तो अब 21 में क्या लगाओगे आप? ठीक है, तो कोई चीज़, जैसे कोई ऐसे वैसे है, किस चीज़ को लेकर के तैयार किया गया है, किस चीज़ को लेकर के बनाया गया है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ? इसका पर्पज होता है, मतलब द एसे इज प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट,
किस लिए वो तैयार किया गया, किस लिए बनाया गया, तो उसका पर्पज़ बताने के लिए हम लोग सेट ऑफ लगाते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया इसमें, सेकेंड वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। नेक्स्ट वाले में फिलर नंबर 2 है। अब बताओ यहाँ क्या लगाओ, बाय प्रोवाइडिंग डैश समरी एंड क्रिटिकल समरी, ठीक है ना, डैश समरी एंड क्रिटिकल केमिस्ट्री। तो अब बताओ क्या करना होगा। तो अब यहाँ पे देखो दैट, देयर, इट्स और दिस, तो ये किसका लगाएगा, ये जो समरी या कमेंट्री आप लिखेंगे उस एस्से की ही तो समरी या कमेंट्री लिखेंगे। तो एस्से की समरी और कमेंट्री लिखेंगे तो वहाँ पे इट्स आना चाहिए ना, बाय प्रोवाइडिंग दिस समरी। दिस समरी मतलब किसकी समरी भाई, आप जो एस्से लिखे हैं उसी की तो समरी लिखेंगे उसमें। तो दिस समरी कहाँ से आएगी, समरी भाई एस्से कोई अलग चीज़ होगी, समरी कोई अलग चीज़ हो गई। अगर आप अलग से कोई समरी इंट्रोड्यूस कर कह रहे हैं कि भाई प्रोवाइडिंग दिस समरी एंड क्रिटिकल कमेंट्री, जबकि ये सैलरी और सैलरी निकल गया, जबकि ये समरी और क्रिटिकल कमेंट्री उसी एस्से की है, तो इट्स समरी एंड क्रिटिकल कमेंट्री। तो सेकंड वन इज द बेस्ट आंसर। चलिए आगे आ जाते हैं। थर्ड में यहाँ क्या है, यहाँ क्या करोगे, एंड से आप पकड़ो क्या करना है, ठीक है। साइड नोट ऑन टेक्सुअल डिस्कशंस एंड डैश ऑफ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंड थ्योरेटिकल इश्यूज अंडर द हेडिंग एस्से टॉपिक्स। अब क्या लगाओगे 13 नंबर पे, गेस करो आपने क्या लगाया होगा। तो देखो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, टेक्सुअल इशू, शार्ट नोट है, शार्ट नोट के साथ में क्या लिखोगे, चैट लिखोगे, थिंकिंग लिखोगे, डिस्कशन लिखोगे, एक माइंडसेट लिखो। चैट नहीं है वो, एस्से लिख रहे हो, चैट तो लगेगा नहीं। माइंडसेट नहीं है, एस्से से रिलेटेड है भाई। अगर एंड के पहले लिखा होगा शार्ट नोट ऑन टेक्सुअल इशू, तो शार्ट नोट के साथ मैच करने वाला वर्ड तो एंड लगाए। शार्ट नोट के साथ चैट लगेगा नहीं, शार्ट नोट के साथ थिंकिंग लगेगा नहीं, शार्ट नोट के साथ माइंडसेट लगेगा नहीं, शार्ट नोट के साथ क्या लगेगा, डिस्कशन लगेगा, ठीक। तो ये हो गया कि एंड डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एंड थ्योरेटिकल इशूज अंडर द हेडिंग एस्से टॉपिक्स। अब चौथे नंबर पे आना है हमको। चौथे नंबर पे देखो क्या लगाना है, डैश ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म, ठीक है ना। तो डैश ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म इन द लिटरेचर इज गिवन एट द एंड। अब किसको कहते हैं, जो मोस्ट कॉमन यूज टर्म्स हैं, किसी एस्से में जो टर्म्स यूज किए रहते हैं उनकी मीनिंग लास्ट में बताई जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोसरी कहते हैं, ग्रामर कहते हैं, डेटा कहते हैं, फिगर कहते हैं। तो उसको क्या कहते हो, ग्लोसरी। बुक वगैरह के लास्ट में देखो ग्लोसरी ऑफ वर्ड्स दिया रहता है ना, जैसे उन वर्ड्स को की मीनिंग दी रहती है, उसको ईजी करके लिखा रहता है, तो लास्ट में एस्से के एंड में उसकी ग्लोसरी प्रोवाइड होती है। तो 4 नंबर पे आप क्या लगाएंगे, ग्लोसरी लगाएंगे। 5th नंबर के एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ MTS, पूरे MTS का ये लास्ट क्वेश्चन है, आज आखिरी है 2023 का। तो यहाँ लिखा कि दिस बुक विल कैटर द डैश ऑफ स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, ये स्टूडेंट्स की किस चीज़ को कैटर करता है, स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर एंड टीचर्स टीचिंग द कोर्स। कोई टीचर जो इस कोर्स को पढ़ा रहा हो, कोई स्टूडेंट जो इसको पढ़ रहा होगा, उस स्टूडेंट को ये बुक क्या कैटर करती है, डिज़ायर कैटर करती है कि फीलिंग कैटर करती है कि व्हिम्स को कैटर करती है कि उसकी नीड्स को कैटर करती है, किसको पूरा करती है, उसकी इच्छाओं को पूरा करती है कि उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो किताब जो है ना, इच्छाएं नहीं पूरा करती, वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है, फीलिंग्स को नहीं, फीलिंग्स और डिज़ायर्स नहीं पूरी करेगी वो। आप व्हिम मतलब सनक होता है, किताब किसी की सनक नहीं पूरा करती बल्कि आपकी आवश्यकताओं को, आपकी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो होगा कैटर्स द नीड्स ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर एज वेल। तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन। आज क्या था, लास्ट सेट ऑफ MTS, ठीक है। तो कुल कितने सेट हो गए होंगे कमेंट करके हमको बताना, पूरा शुरू से लास्ट तक में कितने सेट हुए हैं अभी तक। इस बार मैंने नंबर नहीं डाला था, ठीक है। तो MTS ये ख़त्म हो गया 2023 का। अब इसके बाद हम लोग जो 2022 के जो क्वेश्चंस, जो सेट्स MTS के बचे रह गए थे, उनको पूरा कर देते हैं। और ये अब तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई MTS 2023 की। तो ये प्लेलिस्ट आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो और लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जो और लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस पूरे सेशन पर अपनी राय देना, आज केवल इस वीडियो पर नहीं, आज इस पूरे सेशन पर अपनी राय देना कि MTS का ये सेशन कैसा रहा। अपनी राय दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। तो अब आज शाम की बात कर लेते हैं। तो आज शाम की बात यह है कि आज रात में 10 बजे हम लोग MTS के इडियम्स का आखिरी सेट करेंगे। कितने बजे, रात के 10 बजे।
एडीएम्स हम लोग इस समय कर रहे हैं। एडीएम्स का आज लास्ट डे है। एमटीएस के एडीएम हम लोग करने जा रहे हैं आज। अभी तो एमटीएस में आप लोगों ने 3 सेशन में कर ही लिया, जो लेकिन उसमें भी हम लोग कर लेंगे। पूरा कर लिया है तो इकट्ठा कर देंगे आपको, सारा एडीएम एक जगह हो जाएगा। तो अभी तक आपको 2 चीज़ें एक साथ हो चुकी हैं, सारा का सारा साइनोनिम और सारा का सारा एडीएम आपका इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, चलिए तो आज का प्लान भी हो गया। रात में 10 बजे उम्मीद है कि हम लोग एक बार फिर एक दूसरे के साथ में होंगे सारे इडियम्स के सेशन को वाइंड अप करने के लिए। तो आज का सेशन फिलहाल ये यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अभी शाम को 10 बजे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।